स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले जो है वो 3 टाइप के है ना, या किस तरीके से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इसके 3 टाइप हैं। पहला टाइप था इंक्रीज इन नेट शोन एरिया, दूसरा था इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन। तो इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। जो थर्ड था वो क्या था, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कैसे प्रोडक्टिविटी क्या है इम्प्रूव हुई है ना, इसके बारे में डिस्कशन हमको करना था। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो देखिए प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी। प्रोडक्टिविटी मीन्स इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम सेम प्लॉट ऑफ लैंड। तो प्रोडक्टिविटी मीन्स मतलब प्रोडक्टिविटी कैसे है ना बढ़ी, तो लिखा है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम सेम प्लॉट ऑफ लैंड। तो सेम जो प्लॉट है या जो सेम लैंड है उसी में क्या करना है ना, प्रोडक्शन को क्या करना है, इम्प्रूव क्या है करना है ना। तो इसी से है ना जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है इम्प्रूव हुई, या प्रोडक्टिविटी क्या है इंक्रीज हुई। तो वही है ना इसमें बोल रहा है ना, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन सेम लैंड, क्योंकि लैंड तो फिक्स है तो उसी लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, प्रोडक्शन क्या है करना। एज वी सॉ अर्लियर द अवेलेबल लैंड इज़ मोर और लेस फिक्स्ड। तो हमने देख लिया इसके पहले की जो लैंड था वो एकदम फिक्स है, कोई बढ़ा और घटा नहीं है, ज़्यादा है ना थोड़ा बहुत ही है ना। 1950 से 60 का जो टाइम पीरियड था वहीं पे बढ़ा है, और फिर उसके बाद तो लगभग सेम ही था। एक्सपेंडिंग इरिगेशन इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली अप टू अ लिमिट। इसके अलावा इरिगेशन भी क्या है उतना ही है ना हम बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं जितनी उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा इसको भी हम नहीं बढ़ा सकते। दैट्स वाई ह्यूमन हैव ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और इस कारण जो ह्यूमन है वो चाहता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करे, इम्प्रूव क्या करे और इसको बढ़ाए। प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लैंड एंड हैव सक्सेड ऑफ सम एक्सटेंट है ना। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि सेम लैंड में ही क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्या है किया जाए, इसके लिए जो मनुष्य है ह्यूमन है वो कोशिश क्या है कर रहा है। एंड हैव सक्सेड, और कुछ हद तक है ना ये क्या है इसमें सक्सेस भी हुआ है। तो कैसे हुआ है देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड द मोस्ट इन केस ऑफ वीट एंड माइस। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ी है वो गेहूँ और मक्के में आपको मिलेगी। इन 1950-51 द एवरेज यील्ड्स पर हेक्टेयर फॉर वीट इज 663 kg। तो 1950-51 में जो एवरेज एक हेक्टेयर में वीट था वो कितना था, 663 kg, जो बढ़ कर के पर हेक्टेयर में कितना हो गया 2938 2010 और 11 में। वैसे ही माइस देखिए 547 से बढ़कर कितना हो गया 2540 है ना। तो ये माइस और है ना वीट के बारे में था कि इनका प्रोडक्शन क्या है बढ़ा। बट द इंक्रीज इन येल्डिंग वाज मच लोअर फॉर पल्सेस। लेकिन यदि हम दालों को देखें, पल्सेस को देखें, तो इनके प्रोडक्शन में है ना इतना है ना इंक्रीज देखने को नहीं मिला। राइजिंग फ्रॉम 663 kg पर हेक्टेयर इन 1950-51 टू जस्ट 689 kg पर हेक्टेयर इन 2010-11। तो बोल रहा है कि जितना इम्प्रूवमेंट बाकी सीड्स में मिला उतना पल्सेस में नहीं मिला। जो 663 kg से बढ़कर कितना हुआ 689 kg। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे सुधारेंगे, ये 663 kg नहीं है, ये 400 है ना, है 440 के आसपास है ना। तो इसको थोड़ा सा सुधारेंगे, ये मिसप्रिंट है, 663 kg नहीं है, 440 के आसपास है, ठीक है। तो बढ़कर कितना हो गया 689। देखिए नीचे ग्राफ में आप देख लेंगे है ना, यहाँ पर देखिए पल्सेस दिख रहा होगा आपको। तो पल्सेस देखिए 500 से नीचे है ना 1950-51 में, और फिर बढ़ कर के यहाँ पे पहुँचा है। तो इसको इसलिए सुधार लेंगे। देखिए यहाँ पर ये पल्सेस आपको दिख भी रहा होगा है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा और कुछ चीज़ों का उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। तो क्यों नहीं बढ़ा और बढ़ा तो क्यों बढ़ा है ना, दोनों चीज़ें हैं कि जिस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा तो क्यों बढ़ा। हालांकि जनरली ज़्यादातर चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा ही, तो जिनका बढ़ा वो क्यों बढ़ा, और जिनका नहीं बढ़ पा रहा है क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए मेनी फैक्टर्स वे रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई सारे फैक्टर हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो क्या है, इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट विथ हाई यील्डिंग सीड्स। तो सबसे पहला जो है कि जो हाई यील्डिंग सीड्स उच्च किस्म के बीज हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट करना क्या है स्टार्ट क्या है किया गया, या हाई यील्डिंग सीड्स का यूज क्या है स्टार्ट किया गया। दूसरा यूज क्या था, यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स है ना, जो केमिकल था इसका यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स कीटनाशकों का यूज किया गया। तो ये 3 चीज़ें थी जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा। हाई यील्डिंग सीड्स का यूज, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज, और तीसरा था पेस्टिसाइड्स का यूज। अर्लियर ट्रेडिशनल सीड्स वेयर शोन। तो पहले क्या होता था, पुराना तरीके से है ना सीड्स को क्या है उगाया जाता था या बोया जाता था। रिसर्च विथ दीज सीड्स हेल्प टू डेवलप हायर यील्डिंग
वैरायटीज़। और जब रिसर्च किया गया इन्हीं सीड्स के ऊपर और इन्हीं सीड्स को रिसर्च करके फिर क्या किया गया, नए तरीके के या उच्च किस्म के जो बीज थे या उच्च किस्म की जो वैरायटीज़ थी उसको क्या है डेवलप क्या है किया गया है ना। तो पुराने जो सीड्स थे इन्हीं के ऊपर रिसर्च किए और रिसर्च करके नए किस्म के बीज क्या है तैयार किए गए। द न्यू सीड्स यील्डिंग मोर पर यूनिट ऑफ लैंड कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। और इससे क्या हुआ, जो नया सीड्स बना पुराने सीड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है ना, ठीक है, प्रोडक्शन क्या है हुआ है ना, मोर पर यूनिट ऑफ लैंड कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। तो जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन क्या है बढ़ा पर यूनिट में, है ना। आगे दिया लीडिंग टू हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इम्प्रूव सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर वेयर द बेस ऑफ ग्रीन रिवेल्वेशन। तो ये जो हाई है ना, हम देख रहे हैं कि हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, हाई यील्डिंग सीड्स का यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। तो ये यूज़ कब हुआ, क्योंकि पहले तो हम आज़ादी के बाद भी हम इसका यूज़ तो करते नहीं थे। तो इसका जो बेस था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्रीन रिवेल्वेशन से। ग्रीन रिवेल्वेशन जब इंडिया में हुआ तो वहाँ पर से है ना उच्च किस्म के बीज, हाई यील्डिंग सीड्स और इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज हमने क्या है स्टार्ट क्या है किया। तो इसका जो बेस था वो ग्रीन रिवेल्वेशन था। ग्रीन रिवेल्वेशन के बारे में आप लोग जानते ही, हरित क्रांति के फादर कौन थे, तो इंडिया में इसके फादर थे MS स्वामीनाथन, है ना। नाम आपने सुना होगा कि इंडिया में है ना ग्रीन रिवेल्वेशन के फादर थे MS स्वामीनाथन। और ये कब 1966 और 67 के टाइम पीरियड में इंडिया में स्टार्ट क्या है हुआ था। और इसमें वही हाई यील्डिंग सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज क्या है कर रहे थे। आगे दिया विथ फर्टिलाइजर गिविंग इमीडिएट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और फर्टिलाइजर के कारण क्या हुआ, तुरंत है ना जो प्रोडक्शन था वो क्या हुआ बढ़ गया। इन 1950-51 द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वॉज 7.6 लाख टन, इट रोज टू 174 लाख टन इन 2010-11। तो 1950-51 में 7.4 लाख टन था केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कंजप्शन, जो बढ़ करके 2010-11 में कितना हो गया 174 लाख टन क्या है हो गया, है ना। नीचे आपको देखिए ग्राफ दिया है, ग्राफ में आपको देखिए लगभग सभी का प्रोडक्शन क्या है बढ़ ही रहा है। बट यदि कंपैरिजन करेंगे तो पल्सेस का प्रोडक्शन उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ा, वीट का प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है ना बढ़ा, आप इसमें देख भी रहे होंगे, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ग्रीन रिवेल्वेशन का या हाई यील्डिंग सीड्स का, वो किसके ऊपर हुआ, वीट के ऊपर हुआ है। इसको पहले भी हमने देखा था कि वीट का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरीके से ना प्रोडक्शन बढ़ा। आगे देखिए क्या लिखा है, बट द क्विस्ट ऑफ हायर यील्डिंग लेड टू द रैम्पेंट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, है ना। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है उसकी तरीके से है ना रैम्पेंट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, मतलब अंधाधुंध तरीके से या बहुत अधिक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उच्च किस्म के बीजों के साथ है ना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं ना। तो उत्पादन को हम बढ़ाने के लिए बहुत अत्यधिक है ना यूज क्या है कर रहे हैं। टुडे वी आर सीइंग द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच एक्सेसिव यूज़। लेकिन आज है ना हम देख रहे हैं कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिल रहा है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करने के कारण बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है, निगेटिव है ना इम्पैक्ट इसका मिल रहा है। देखिए दीज केमिकल्स हैव सेवरली कॉम्प्रोमाइज्ड सॉइल फर्टिलिटी इन लॉन्ग टर्म। तो केमिकल का यूज करके हम प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो सॉइल की फर्टिलिटी हो रही है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है ना। तो हम सॉइल की फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि हम उत्पादन बढ़ा लें, और उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन हो क्या रहा है कि धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी इससे क्या हो रही है, कम हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो लॉन्ग टर्म में केमिकल फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सही नहीं है। विथ एग्रीकल्चरल फील्ड टर्निंग बैरन, और इस कारण जो एग्रीकल्चर फील्ड हैं, जो लैंड है वो क्या हो रहे हैं, बैरन हो रहे हैं ना। पंजाब शो द मैक्सिमम यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स सो इट सफ़र्ड द मोस्ट। जो पंजाब है वो क्या है, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहा है, इस कारण जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो इन्हीं को देखने को मिल रहा है। आगे दिया आवर फूड टुडे कंटेंस हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एडवर्सली अफेक्टिंग आवर हेल्थ। तो इस समय का जो हम भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें बहुत अधिक मात्रा में आपको क्या मिलेंगे, जहरीले है ना तत्व क्या है मिलेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिलेंगे, है ना, जहरीले तत्व मिलेंगे जो हमारे हेल्थ को भी इफेक्ट क्या है करते हैं। वी नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव वेज टू इंक्रीज यील्ड्स एंड राइज प्रोडक्टिविटी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो हमको कुछ ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढने होंगे
जिससे प्रोडक्टिविटी तो है ना बढ़े, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसको भी क्या किया जाए, कम किया जाए। तो प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है और ये जो प्रॉब्लम हो रही पेस्टिसाइड्स के कारण इसको भी ओवरकम करना है। तो पेस्टिसाइड्स और केमिकल के यूज के करने के कारण क्या क्या लॉसेज हैं, तो पहला तो लॉस है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, लूज़ हो रही है, और दूसरा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट क्या है पड़ रहा है ना। अर्थवर्म आपको देखने को नहीं मिलता होगा इस समय, है ना। क्यों नहीं मिलता है अर्थवर्म, क्योंकि केमिकल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अर्थवर्म एक्चुअल में क्या होता था, है ना, यदि आप पहले कभी पढ़े होंगे तो अर्थवर्म जो केचुआ होता था वो किसानों का क्या है मित्र होता था, है ना, क्योंकि वो क्या करता था सॉइल में क्या है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता था। बट केमिकल के यूज के कारण वो हमको दिखता नहीं है इस समय, है ना, अगर बहुत कम दिखता है, दिखता भी है तो ये सब प्रॉब्लम क्या है आ रही है ना। तो इस तरीके से हमको क्या है कुछ नए तरीके ढूंढने होंगे जिससे कि हम ये प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएँ। आगे देखिए दिया है इम्प्रूव सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर एक्सपेंसिव, है ना। तो जो इम्प्रूव सीड्स हैं या जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं या जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी क्या बहुत महंगे हैं। सो दे राइज द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जिस कारण जो कृषि है या कल्टीवेशन की कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है बढ़ रही है। मोस्ट फार्मर इन इंडिया आर अ मार्जिनल फार्मर, और इंडिया में यदि हम देखेंगे तो जो किसान हैं वो बहुत गरीब हैं या मार्जिनल फार्मर है जिनके पास बहुत कम भूमि होती है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड दिस इनपुट्स, तो उनके लिए है ना बहुत मुश्किल होता है कि वो क्या करें इस तरीके के महंगे पेस्टिसाइड्स या केमिकल को क्या कर पाएँ अफोर्ड कर पाएँ या खरीद पाएँ। इफ़ अ फार्मर यूज दिस एक्सपेंसिव इनपुट्स एंड हर क्रॉप फेल ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिक और पेस्ट अटैक सी इनक्योर्स ह्यूज लॉसेस। लेकिन क्या है यदि मान लो कहीं से पैसा उधार लेकर के या किसी भी तरीके से फार्मर क्या कर पाए इस तरीके के इनपुट्स को यूज करे या एक्सपेंसिव केमिकल्स का यूज कर दे और बाद में क्या हो जो क्रॉप है ना ठीक है वो सही तरीके से ना हो। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेटिक यदि क्या हो प्राकृतिक है ना कोई आपदा आ जाए, पेस्ट अटैक कीड़ों का अटैक हो जाए तो ये क्या होगा इससे सी इनक्योर्स ह्यूज लॉसेस, तो इससे क्या होगा इसको बहुत ज़्यादा लॉस भी होगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि ये बहुत महंगे हैं और यदि कोई किसान है ना इनको ख़रीद ले और उसके बाद क्या हो जाए पानी ना गिरे या बहुत कम गिरे या बहुत ज़्यादा गिर जाए या कीड़े लग जाए तो इससे इसको क्या होगा बहुत ज़्यादा लॉस भी क्या है होगा। इवन इफ़ ही गेट्स अ गुड क्रॉप्स ही ऑफन डज नॉट गेट अ गुड प्राइस इन द मार्केट। तो हो क्या रहा है कि यदि है ना खेती हो भी जाए अच्छा क्रॉप्स हो भी जाए तो होता क्या कि मार्केट में इसको सही प्राइस नहीं मिलता। और इसी को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है एमएसपी प्राइस क्या है करती है। एमएसपी है ना आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो गवर्नमेंट है ना वो क्या कर रही है किसानों के लिए ये प्राइस क्या है करती है, किसानों को उनके जो वैरायटी हैं जो क्रॉप्स हैं उनका सही दाम क्या है मिल पाए। तो वही बता रहा है कि यदि कोई किसान सही तरीके से खेती कर भी लेता था तो उसको सही प्राइस क्या है मार्केट में नहीं मिलता है। यदि ज़्यादा कर ले कई बार ये भी होता है कि लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा आप क्रॉप है ना बेच नहीं सकते मंडी में। तो वही है कि यदि मान लो ज़्यादा उगा ले तो फिर कहाँ बेचेगा क्योंकि मार्केट में तो सही प्राइस मिलता नहीं है। आगे दिया है विच अगेन लेड्स टू लॉस, और ये क्या करता है फिर से लॉस को क्या करता है बढ़ाता है। इन सच अ सिचुएशन ही सी इज फोर्स टू टेक अ लोन टू शो अ क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। अब होता क्या है एक सीजन में तो लॉस हुआ, अगले सीजन के लिए ये क्या करेगा है ना लोन लेने के लिए क्या हो जाएगा मजबूर हो जाएगा है ना। तो वही लिखा इन सच अ सिचुएशन ही सी फोर्स टू टेक अ लोन, है ना। तो ये लोन लेने के लिए काम करेगा या लोन लेगा टू शो अ क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन, अगले सीजन में बीज बोने के लिए क्या करेगा ये लोन क्या है लेगा। इफ़ ही फेसेस लॉस अगेन ही हैज़ नो मनी लेफ्ट टू रिपे हिज डेप्ट, है ना। और यदि क्या हो फिर से इसको क्या हो जाए लॉस हो जाए तो इसके पास कोई पैसा नहीं रहेगा और ये अपना कर्ज भी रिपे नहीं कर पाएगा नहीं चुका पाएगा। तो है नो मनी लेफ्ट टू रिपे हिज डेप्ट, है ना। तो कर्ज चुकाने का भी पैसा इसके पास नहीं होगा। इनडेबिटनेस हैज़ लेड टू मेनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इन आवर कंट्री, और ऋणग्रस्तता से या कर्ज से मुक्त ना होने के कारण इनडेबिटनेस होने के कारण मतलब कर्ज में डूबे रहने के कारण बहुत सारे जो फार्मर्स हैं हमारे इंडिया में वो क्या कर रहे हैं सुसाइड भी क्या है कर रहे हैं, जिनकी खबर आपको न्यूज़ में कहीं देखने को मिलती होंगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स है ना कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है तो प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है तो भूमि की है ना या सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। अब फर्टिलिटी को यदि इम्प्रूव करना है तो फिर प्रोडक्शन कम हो रहा है ना, और जो किसान हैं उनको सही प्राइस नहीं मिल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या एग्रीकल्चर में देखने को मिल रही हैं ना। तो ये तीन है ना इसमें पॉइंट्स दिए थे
कि कैसे नेट सोन एरिया बनाने से प्रोडक्शन बढ़ा और इरिगेशन बढ़ाने से कैसे प्रोडक्शन बढ़ा और प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव हुई। तो प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ों का नुकसान भी इसमें क्या है, हो रहा है। तो ये यहाँ पर आपका जो इसका बचा हुआ पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है। आगे की क्लास में हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे कि कैसे जो संकरा विलेज था छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर है ना आपको देखने को मिलेगा कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करके प्रोडक्शन को क्या है इम्प्रूव क्या है कैसे किया गया। थैंक यू।